हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। आई होप आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो नए देखने को मिले होंगे, नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। आज के वीडियो में भी हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, हर्षिता मैम की पाठशाला। इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है या फिर आपको फ्री PDF चाहिए, आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। या फिर आपको कोई दिक्कत होती है तो भी मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो आप। मैं सभी के मैसेजेस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कोई भी आपके एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट आती है, कोई भी नई जानकारी है, करंट अफेयर की न्यूज़ है या फिर कोई भी कहीं पे वैकेंसीज पोस्ट वगैरह आती है, तो मैं सारा कुछ यहीं पे ही अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। और एक ही हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। सारी वीडियोज़ की लिंक वगैरह, वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ही मिलती है, तो इसको भी आपको याद से ज्वाइन कर लेना है। दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। दोनों को याद से ज्वाइन कर लेना ताकि क्लासेस की कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला रिसर्च का क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिसर्च। यानी कि क्या पूछा है आपसे, ऑनलाइन शोध करने का कौन सा अलाभ है, यानी कि कौन सा लाभ नहीं है, कौन सा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन शोध करने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या पूछा है, ऑनलाइन रिसर्च इज एक्सपेंसिव। ऑनलाइन रिसर्च एक्सपेंसिव होती है। सैंपल कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड। ऑनलाइन में हमको सैंपल जो साइज है वो छोटा मिलता है। देयर कैन बी एन एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन। फिर टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं ऑनलाइन के अंदर, या फिर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो है वो रिजिड होते हैं। तो कौन सा इसका लाभ नहीं है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। ऑनलाइन शोध जो है वो आपका महंगा होता है। दूसरा बोला है प्रतिदर्शन, है ना, प्रतिदर्श लघु और विषम हो सकता है। आपका जो चर है प्रतिदर्श यानी कि चर जो है वो आपका छोटा हो सकता है ऑनलाइन के अंदर। फिर इसमें संप्रेषण का अत्यधिक परिमाण हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन में सही ढंग से नहीं हो पाता है। फिर दूसरा बोला है प्रौद्योगिकी मुद्दे असंगतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और फिर बोला है ऑनलाइन प्रतिभागी अनभ्य हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि सही कथन इनमें से कौन सा है। तो सही कथन हो जाएगा आपका कि ऑनलाइन में हमको सैंपल साइज जो है वो छोटा मिल सकता है और कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन में सही रूप से नहीं हो पाता है। और आपको ऑनलाइन के अंदर टेक्नोलॉजिकल जो इश्यूज़ है, टेक्निकल इश्यूज़ जो है वो भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है BCD इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑनलाइन एक्सपेंसिव होता है, नहीं, ऑनलाइन एक्सपेंसिव नहीं होता है। ऑनलाइन में आप कोई भी चीज़ करते हो तो वो तो उल्टा महंगी नहीं होती है। मैं अगर कहीं पे जाके रिसर्च करूँगी तो वो मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा बढ़ेगा, मेरा टाइम जो है वो जाएगा, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऑनलाइन बैठे बैठे तो मैं घर बैठे बैठे बस अपना सर्वे जो है उसको अपलोड कर दूंगी, लोग वहाँ पर अपने आंसर लिख देंगे और यहाँ पर एक दिन में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को ऑफलाइन जाना होगा तो मेरे को 10 शहर में 10 दिन जाने में लग जाएंगे, ठीक है। एक दिन में 10 शहर में 10 शहर, मतलब 10 दिन में 10 शहर एक दिन के रोज ये मेरे कवर होंगे। और मैं ऑनलाइन बैठे बैठे एक दिन में ही 10 शहर को कवर कर सकती हूँ। तो मेरा एक्सपेंस जो है वो ऑनलाइन में कम होता है, खर्चा कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा बोला है कि ऑनलाइन में पार्टिसिपेंट रिजिड होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे अलग अलग प्रकार के शोध दिए हुए हैं, मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, मूल्यांकन शोध और क्रियात्मक शोध। और इसकी यहाँ पे सूची में आपको व्याख्या दे रखी है, आपको मैच करना है, ठीक है। आपने अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्चेस को पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। पहले बोला है कि बेसिक रिसर्च यानी कि मौलिक शोध क्या होता है, फिर अप्लाइड रिसर्च यानी कि व्यवहारिक शोध क्या होता है, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन शोध क्या होता है, और एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध क्या होता है। इसकी व्याख्या कौन कौन सी है आपको यहाँ पे मैच करके बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये सारी रिसर्चेस का मतलब क्या है, फिर हम इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले होता है आपका बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम यहाँ पे
फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च में हम यहाँ पे थ्योरी का निर्माण करते हैं। कोई भी थ्योरी अगर आपको बनानी होती है तो आप यहाँ पे मौलिक शोध का इस्तेमाल करते हो, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अप्लाइड रिसर्च यानी कि व्यवहारिक शोध, और एक होता है आपका एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध। अब बेसिक रिसर्च में तो मैंने बताया आपको, आप थ्योरी बनाते हो, कोई भी चीज़ को अगर आप है ना कोई भी किसी चीज़ की शोध करना चाहते हो तो उसकी थ्योरी का निर्माण करना है तो बेसिक रिसर्च करोगे। लेकिन थ्योरी का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, उस थ्योरी को अगर प्रैक्टिकल में लागू करके किसी नई चीज़ का निर्माण करना है तो आप यहाँ पे व्यवहारिक शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च का उपयोग करते हो। दोनों में फ़र्क है। अगर आपको थ्योरी बनानी है तो मौलिक शोध यानी कि बेसिक रिसर्च का उपयोग करोगे। अगर उस थ्योरी का उपयोग करके आपको कोई रिजल्ट निकालना है, कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए आप अप्लाइड रिसर्च का उपयोग करोगे। और अप्लाइड रिसर्च में ही आपकी एक्शन रिसर्च आती है, क्रियात्मक शोध आता है, जिसको अप्लाइड रिसर्च जो है ये कौन करता है, आपका जो रिसर्चर होते हैं वो करते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च में किसी नई चीज़ की खोज नहीं करते। कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का हमको तुरंत सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। और एक्शन रिसर्च जो है वो कौन करता है, प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो आपके मतलब सीखने वाले लोग होते हैं ना, जो पेशेवर होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो करते हैं। अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च और जितनी भी अलग अलग रिसर्चेज होती है उसको तो जो रिसर्चर है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो करते हैं। पर एक्शन रिसर्च जो है, क्रियात्मक शोध जो है, इसको एक्सपर्ट नहीं करते हैं। इसको जो सीखने वाले लोग होते हैं ना, जो वही रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी को सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग इसको उपयोग में लेते हैं। और इसका काम क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन चाहिए, कोई इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक है, और मूल्यांकन शोध क्या है, इवैल्यूएशन शोध क्या है, नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना है, उसके लिए यहाँ पे इवैल्यूएशन शोध का उपयोग होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में मैं इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन अगर आपको इसके लिए कोई क्लास वगैरह चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो व्याख्या दे रखी है उससे मैच करते हैं। मैंने बताया बेसिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, इसको फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, और इसमें हम यहाँ पे थ्योरी को बनाते हैं। तो जनरेटिंग फंडामेंटल नॉलेज यानी कि मौलिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा। अब ए का 3 इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि इन तीनों में से इसका आंसर होगा। ठीक है, मौलिक रिसर्च में हम क्या करते हैं, ज्ञान का उत्पन्न करते हैं, यानी कि थ्योरी उत्पन्न करते हैं। फिर अप्लाइड रिसर्च में मैंने क्या बोला, अप्लाइड रिसर्च में हम कोई भी प्रैक्टिकल आंसर निकाल के देते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ का निर्माण करते हैं, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट आपका डी के ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक शोध जो है इसमें हम क्या करते हैं, व्यवहारिक शोध में हम क्या करते हैं, व्यवहारिक प्रश्नों के उत्तर देने पर केंद्रित होता है ये वाला शोध आपका। फिर एक्शन रिसर्च मैंने बताया प्रैक्टिशनर करते हैं, यानी कि पेशेवर की स्थानीय समस्याओं को हल करने पर केंद्रित होता है आपका क्रियात्मक शोध। कोई भी आपकी लोकल प्रॉब्लम है, उस लोकल प्रॉब्लम का आपको तुरंत सोल्यूशन चाहिए, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। और इवैल्यूएशन रिसर्च यानी कि टू डिटरमाइन वर्ड मेरिट और क्वालिटी, मूल्य, योग्यता या गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन शोध करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन तब ही सॉल्व हो पाएंगे आपसे जब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, ग्रंथ सूची और संदर्भ निर्देश के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के अंदर अंतर क्या होता है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस होता क्या है, फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक होता है आपका रिसर्च में बिब्लियोग्राफी, एक होता है आपकी रिसर्च में रेफरेंस। ठीक है, अब मैं जब भी रिसर्च कर रही हूँ तो रिसर्च करते टाइम पे मैंने अपना रिसर्च करा, अनुसंधान करा मैंने, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। अब मेरे दिमाग में मैं कोई ज्ञानी हूँ नहीं कि दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी। मेरे को गूगल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे को किसी किताब का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी ने इस टॉपिक के ऊपर पहले से रिसर्च करी हुई है तो उसकी रिसर्च का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तो मेरे अंदर नॉलेज आएगी। तो मैं जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी रिसर्च को करने के लिए, उन सारी चीज़ों को मेरे को अपनी रिसर्च के अंदर बताना होता है कि भाई मैंने ये रिसर्च करी है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने यूज़ में लिया है इसको पढ़ने के लिए और इस पूरी रिसर्च को करने के लिए। अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हो जाएगा मैडम, अगर नहीं बताओगे तो वो आपकी
प्लेगैरिज्म के अंदर आता है, वो आपके साहित्य की चोरी के अंदर आता है। आपने किसी का काम इस्तेमाल किया है पर आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, आपने उसका नाम नहीं लिखा, तो वो तो आपका नाम से हो जाएगा कि भाई ये तो आपका काम है, पर जबकि आपका काम है नहीं, वो आपने किसी और से लिया हुआ है, तो ये तो चोरी हो जाएगी ना। इसको हम साहित्य की चोरी बोलते हैं रिसर्च के अंदर। तो ये गलत चीज़ होती है जो हमको नहीं करनी होती है। तो हमने कोई भी, हम अगर रिसर्च के अंदर किसी के भी काम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, पर आपको उसका नाम, उसका काम वहाँ पे मेंशन करना होता है कि इस इंसान के ये काम से मैंने ये चीज़ अपनी रिसर्च में उठाई है। ठीक है, तो अब जो भी चीज़ आपने अपनी रिसर्च को करने के लिए जिस भी चीज़ का इस्तेमाल किया है, किसी की किताब का इस्तेमाल किया है, किसी के रिसर्च का इस्तेमाल किया है, किसी के पेपर का इस्तेमाल किया है, किसी भी चीज़ का आपने यूज़ किया है अपनी रिसर्च को लिखने के लिए, उसको आपको मेंशन करना होता है, जिसको हम बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिर मैडम संदर्भ निर्देश क्या होता है आपका, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है आपका जो भी चीज़ आपने अपनी रिसर्च में किसी दूसरे की चीज़ से एज इट इज़ उठा के लिखी है, उसको हम रेफरेंस के नाम से जानते हैं। अब मैडम ये तो कन्फ्यूजन हो गया, हमको कन्फ्यूजन अभी क्लियर कर देती हूँ। बिब्लियोग्राफी में मैंने बोला कि जो भी चीज़ है, आपने अपनी रिसर्च को करने के लिए काफ़ी सारी किताबें पढ़ी है, गूगल पढ़ा है आपने, है ना, रिसर्च के पेपर वगैरह पढ़े हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है। तो जो भी कुछ आपने अपनी रिसर्च को करने के लिए पढ़ा है, अब चाहे आपने उसकी किताब से अपनी रिसर्च में वो चीज़ डायरेक्टली लिखी या फिर नहीं लिखी, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने पढ़ी भी है उसको, तो भी वो आपको बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लो दो किताब है, एक किताब है, एक होगी ए किताब, एक होगी बी किताब। ठीक है, मैंने रिसर्च को करने के लिए ए और बी दोनों किताबों का इस्तेमाल करा है, पर मैंने ए किताब को सिर्फ पढ़ा है कि भाई मेरे को देखना था कि ठीक है, मेरे को और नॉलेज चाहिए थी, मेरे को और ज्ञान चाहिए था, तो मैंने सिर्फ किताब को पढ़ा है, उसमें से कोई भी चीज़ अपने रिसर्च के अंदर कोई भी लाइन या फिर कोई भी शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन जो बी किताब है, इसमें मैंने क्या करा, इसको भी मैंने पढ़ा, लेकिन मेरे को कुछ कुछ बातें इसकी अच्छी लगी और मैंने क्या करा, कुछ कुछ 2-4 लाइनें उठा के अपनी रिसर्च के अंदर एज इट इज़ उठा के लिख ली मैंने। अब अंतर है ना, ए किताब को भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है, बी किताब को भी पढ़ा है, पर ए किताब को सिर्फ मैंने पढ़ा है, पर बी किताब को पढ़ने के साथ साथ उसकी चीज़ का इस्तेमाल अपनी रिसर्च में भी किया है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ों को आपने पढ़ा है, चाहे अब आपने उसका इस्तेमाल अपनी रिसर्च में किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन आपने उसको पढ़ा ज़रूर है, उसका यूज़ ज़रूर किया है, वो आपको बिब्लियोग्राफी में लिखनी होती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन रेफरेंस में सिर्फ वो ही चीज़ें लिखते हो जिसका इस्तेमाल आपने एज इट इज़ उठा के, जिस चीज़ का इस्तेमाल आपने एज इट इज़ उठा के अपनी रिसर्च में किया है। जैसे मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में क्या लिखूंगी, ए और बी दोनों किताब का नाम लिखूंगी, लेकिन रेफरेंस में क्या लिखूंगी, सिर्फ उसी किताब का नाम लिखूंगी जिसमें से मैंने चीज़ उठा के अपनी रिसर्च में एज इट इज़ लिखी है, जो कि है मेरी किताब बी। तो यहाँ पे ए किताब का नाम नहीं आएगा, बी किताब का नाम आएगा, क्योंकि मैंने बी में से एज इट इज़ चीज़ उठा के लिखी है ना। पर ए किताब का नाम किस में आएगा, ए और बी दोनों का नाम आएगा बिब्लियोग्राफी में, जहाँ पे आप चाहे कहीं से कोई चीज़ उठा के लिखो चाहे मत लिखो, आपको उसका नाम वहाँ पे लिखना होता है। ये अंतर होता है बिब्लियोग्राफी में और रेफरेंस के अंदर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, बिब्लियोग्राफी रेफरेंस में अंतर क्या होता है। मैंने समझा दिया आपको अंतर क्या होता है, अब क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। पहला कथन बोला है कि अध्ययन की कठिनाई को दर्शाने के लिए इन दोनों को अलग से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। दे बोथ शुड बी लिस्टेड सेपरेटली टू शो द रिग्रेस ऑफ द स्टडी। दे आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, यानी कि वे, ये क्या है, विनिमय शब्द है, इंटरचेंजेबल है, हम किसी के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ऐसा है क्या? फिर बोला है लेटर इंक्लूडिंग ऑल रीडिंग्स वेयर एज फॉर्मर इंक्लूडिंग ओनली साइटेड वंस। ध्यान रखना, मैंने समझाया है, वो लाइन यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। ठीक है, कि भाई बाद के शब्द में संपूर्ण पठन शामिल है, जबकि पहले के शब्द में केवल उद्धृत शामिल है। बाद का शब्द कौन सा है, रेफरेंस। रेफरेंस में क्या बोला है, बाद के शब्द में संपूर्ण पठन शामिल है, यानी कि रेफरेंस में संपूर्ण पठन शामिल है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। परंतु पहले का शब्द कौन सा है, बिब्लियोग्राफी। पहले के शब्द में केवल उद्धृत शामिल है, यानी कि सिर्फ वही चीज़ शामिल है जिसका आपने इस्तेमाल करा है रिसर्च में। मैंने क्या बताया, इसने क्या बोला, कथन का डिफरेंस निकालना। और फिर फोर्थ क्या बोला है, फॉर्मर इंक्लूड ऑल द रीडिंग्स वेयर इज लेटर इंक्लूड ओनली द साइटेड वंस। पहले के शब्द में संपूर्ण पठन शामिल है, जबकि बाद के पठन में केवल इस्तेमाल करने वाले चीज़ें शामिल है।
तो ये वाला कथन सही है, ये वाला कथन तो गलत है, इसने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे इसने क्या बोला, पहला वाला जो पठन है, पहला वाला जो शब्द है उसमें सिर्फ वही चीज़ आएगी जो आपने अपनी रिसर्च में उठा के लिखी है, लेकिन बाद के शब्द में संपूर्ण पठन शामिल है, जो भी कुछ पढ़ा है आपने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब रेफरेंस में तो ये बता रहा है कि वो सारी चीज़ें आएंगी जिसका आपने इस्तेमाल किया है, पर बिब्लियोग्राफी में बता रहा है सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जिसको आपने एज इट इज उठा के लिखा है। पर मैंने आपको उल्टा बताया था, बिब्लियोग्राफी में वो सारी चीज़ें आती है जिसको आपने पढ़ा है, पर रेफरेंस में सिर्फ वही चीज़ लिखोगे जिसको आपने एज इट इज उठा के अपनी रिसर्च में लिखा है, जो कि आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है कि भाई पहले कथन में पहला जो शब्द है बिब्लियोग्राफी, उसका मतलब होता है कि जो आपने संपूर्ण पढ़ा हुआ चीज़ है वो शामिल होती है, और रेफरेंस में सिर्फ वही चीज़ें शामिल होती है जिसका उपयोग आपने एज इट इज उठा के रिसर्च में करा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजिंग लगेगी ये सारी चीज़ें। मैंने भी जब पहली बार पढ़ी थी तब मुझे भी लगी थी, अब मैंने 50 बार पढ़ लिया है, मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, तो अब मेरे दिमाग में क्लियर है बिब्लियोग्राफी रेफरेंस क्या होता है। अब मैं 2 बजे भी उठ के आपको पढ़ा सकती हूँ और यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मतलब इसका मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देखना, वापस से इस क्वेश्चन को पहले खुद से समझने की कोशिश करना, फिर जो मेरे एक्सप्लेनेशन है उसको समझना। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। मैं पूरा जोर लगा रही हूँ आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल क्या पूछा है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज चूजन बाय द रिसर्चर व्हेन। पूर्व व्यापी शोध को शोधकर्ता द्वारा चुना जाता है कब। शोधकर्ता जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को कब चुनता है। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता द्वारा एक स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जा सकता है, तब वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का उपयोग करता है। दूसरा बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में हेरफेर नहीं की जा सकती है, तब वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का उपयोग करता है क्या। थर्ड बोला है चेंज इन वेरिएबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक चर में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। या फिर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। चरों के बीच रैखिक संबंध अध्ययन का उद्देश्य है। रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बस एक बार समझना है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या कहती है, बिब्लियोग्राफी क्या कहती है, रेफरेंस क्या कहती है। एक बार समझ लोगे, क्वेश्चन वही घुमा घुमा के आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ पे करा था इसको। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, मैन्युपुलेशन यानी कि हेरफेर करते हैं, बदलाव करते हैं चरों में, पर एक्स पोस्ट फैक्टो में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। पहला कथन क्या बोल रहा है, स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मैंने तो मना किया था कल की वीडियो में, तो ये कैसे सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में मैन्युपुलेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हम कारण प्रभाव को जानने के लिए स्वतंत्र चर में हेरफेर नहीं करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है भाई, मैडम ने तो बोला था हेरफेर नहीं करते हैं, तो ये ही आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो जाएगी। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का पूरा मतलब भी बताया था कि एक्स यानी कि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, पोस्ट यानी कि बाद का, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसकी रिसर्च जब हम बाद में करते हैं उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें कोई भी मैन्युपुलेशन, कोई भी हेरफेर नहीं होती है, और इसके अंदर हम कारण और प्रभाव के संबंध को जानते हैं। जब हमको चरों के बीच में क्या कारण है, क्या प्रभाव है, उसको देखना होता है, लेकिन चरों में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो फिर ऐसा भी पूछ लेंगे कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें हम चरों के अंदर बदलाव कर सकते हैं, वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सैम्पलिंग दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग, स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्या पूछा है आपसे, वह प्रतिचयन जिसे स्तरित प्रतिचयन के प्रायिकतेय समतुल्य के रूप में वर्णित किया जाता है, वो कौन सा सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग, स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए नियत मात्रात्मक प्रतिचयन। अब इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे सैम्पलिंग को पढ़ना होगा, पूरा टॉपिक है सैम्पलिंग। इतना बड़ा टॉपिक यहाँ पे नहीं समझा सकती हूँ मैं। अगर वीडियो चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। पर सैम्पलिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़ के चले जाना एग्जाम से पहले, ठीक है।
छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे सैम्पलिंग क्या होता है। मैंने आपको पहले भी इससे कल वाली वीडियो में भी, यानी कि इससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने PYQ को सॉल्व करे थे रिसर्च एप्टीट्यूड के, मैंने आपको बताया था कि भाई रिसर्चर जो है उसको रिसर्च करने के लिए पूरी जनसंख्या पे वो रिसर्च नहीं कर सकता है, उसको सैंपल चुनना पड़ता है, उसको नमूने चुनने पड़ते हैं। अब नमूने कैसे चुनेंगे, वो नमूने चुनने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं। कुछ कोटा सैम्पलिंग होता है, कोटा सैम्पलिंग के माध्यम से हम अलग अलग तरीके से नमूने को चुन सकते हैं। स्टेज सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, और भी आपके काफ़ी अलग अलग प्रकार के सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग में भी 2 प्रकार आते हैं बड़े बड़े, जिसका नाम होता है आपका सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी काफ़ी अलग अलग प्रकार होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी काफ़ी अलग अलग प्रकार होते हैं। और ये सब क्या है, ये सब आपका सैम्पलिंग के टाइप्स है, नमूनों को कैसे हम चूज कर सकते हैं उसके प्रकार हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे नहीं समझा सकती हूँ तो इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्रियानिष्ठ शोध की विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च? अभी मैंने आपको समझाया भी था इसके बारे में, एक्शन रिसर्च क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि भाई हम थ्योरी कौन सी रिसर्च में देते हैं, हम है ना थ्योरी का प्रैक्टिकल चीज़ निकाल के कौन सी रिसर्च में निकालते हैं, है ना। आपकी जो है ना, जो आपकी मूल्यांकन शोध होती है, इवैल्यूएशन रिसर्च होती है, वो क्या होती है, एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये सब मैंने आपको समझाया था। सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, बस वो मैच द कॉलम में था, ये आपसे कथन वाला सवाल पूछा है। क्या पूछा है? जो आपका एक्शन रिसर्च होती है इसकी विशेषता क्या है वो बतानी है। पार्टिसिपेंट एज रिसर्चर, शोधकर्ताओं के रूप में प्रतिभागी होते हैं। नॉन इंटरवेंशनिस्ट होती है, हस्तक्षेपकारी होती, अहस्तक्षेपकारी होती है। फॉर्मेटिव एंड एमरजेंट होती है, रचनात्मक और अनपेक्षित होती है, या फिर रिप्रेजेंट वाइड पॉपुलेशन, व्यापक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। एक्शन रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट होती है आपकी एक्शन रिसर्च, जिसके अंदर जो प्रैक्टिशनर जो है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं, एक तो रिसर्च को करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, एक रिसर्च को करने के लिए प्रैक्टिशनर होते हैं। तो जो प्रैक्टिशनर है ना, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग करते हैं इस रिसर्च को। तो यहाँ पे बोले हैं पार्टिसिपेंट एज रिसर्चर, शोधकर्ता कौन होते हैं? जो आपके प्रतिभागी होते हैं वही यहाँ पे शोधकर्ता होते हैं। जो आपके प्रैक्टिशनर होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वही आपके रिसर्चर के रूप में काम करते हैं। कोई एक्सपर्ट लोग इस रिसर्च को नहीं करते हैं। इस रिसर्च में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम है, उसका हमको इमीडिएट सल्यूशन चाहिए, उसके लिए हम करते हैं एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर A जो है, शोधकर्ताओं के रूप में प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट एज रिसर्चर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? एक अनुसंधान डिजाइन क्या होता है? ठीक है, अनुसंधान डिजाइन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, बिना प्लानिंग के रिसर्च नहीं कर सकते हो, और इसी प्लानिंग को हम बोलते हैं रिसर्च का डिज़ाइन बनाना। डिज़ाइन यानी कि प्लानिंग करना, ठीक है। अब ये रिसर्च की डिज़ाइन क्या होती है इसको समझते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, अनुसंधान करने का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है। द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का उपयोग करने के बीच का चयन। स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, जिस शैली में आप अपनी अनुसंधान निष्कर्षों को प्रस्तुत करना चाहते हो, क्या उसको रिसर्च का डिज़ाइन बोलते हैं। या फिर फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा के संग्रह और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा। तो मैंने भी बताया कि ये क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क होता है। रिसर्च का डिज़ाइन एक रूपरेखा होती है कि आप आने वाले टाइम में किस तरीके से डेटा का संग्रह करोगे, किस तरीके से उसका विश्लेषण करोगे, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करोगे, किस तरीके से उसको एनालाइज करोगे, किस तरीके से रिसर्च को आगे प्रोसीड करोगे, उसका पूरा रूपरेखा जो है वो आप पहले ही तैयार करके रखते हो, और उसी रूपरेखा को हम बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर D जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये सारी हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिली होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि सारे ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। कुछ कॉन्सेप्ट थे जो बहुत बड़े थे, वो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में नहीं समझा सकती थी, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर से बताया करो आप लोगों को वीडियोस वगैरह कैसी लगती है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।